अभी हमने देखा कि बोर्स मॉडल में क्या प्रॉब्लम थे। बोर्स मॉडल में प्रॉब्लम है, इसलिए हमको अभी नया मॉडल पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्यू एम एम, या फिर मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। इसको मॉडर्न एटम भी कहते हैं। लेकिन बोर के थ्योरी में दो ड्रॉबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो है ड्रॉबैक एज पर डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ज्यादातर इन दोनों की वजह से बोर के मॉडल को रिप्लेस करना पड़ा। तो पहले हम देखेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या है। उनका कहना है ऑल मैटर हैज वेव नेचर जस्ट एज वेव हैज पार्टिकल नेचर। अभी हमने देखा कि लाइट के पास यानी वेव के पास पार्टिकल नेचर है। तो हेजनबर्ग ने बोला, सॉरी डी ब्रोगली ने बोला कि मैटर के पास भी वेव नेचर होता है, मतलब दोनों के पास एक दूसरे का नेचर होता है। तो वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये कहां से आया इसकी हमको जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, हमको है ही नहीं तो क्या करना है। इसका मैथमेटिक्स एक्चुअली रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स से आता है, जो कि तुमको डिग्री में वगैरह होता है, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेने का। तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, कोई भी मैटर हो, पेन हो, बॉल हो, इलेक्ट्रॉन हो, हर एक को एक वेव कैरेक्टर है, तो वेवलेंथ भी है। तो वेवलेंथ इज गिवन बाय h by p, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, है ना, p का फॉर्मूला। तो ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। अब इसका क्या रिलेशन है बोर के मॉडल से वो बाद में देखेंगे। बस इतना ही है कि बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोला है, जबकि इस मॉडल से ये आएगा, मतलब डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं, सिर्फ पार्टिकल नहीं, उसके अंदर वेव कैरेक्टर है और बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो बाद में देखेंगे। तो तुमने उसको तो वेव बोला ही नहीं, पार्टिकल ही पकड़ा है, तो गलत है। ठीक है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम एक अलग चीज है, एंगुलर मोमेंटम थोड़ी अलग चीज है। अभी इसका इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, तो लीनियर मोमेंटम यानी इसकी वेलोसिटी इधर है, मास m है, तो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, बस इतना ही याद रखो। अभी इसमें क्या डिफरेंस है ये रोटेशनल मोशन में पता चलेगा, ऐसा क्यों है, क्या जरूरत है, ठीक है। अभी नहीं, मैंने बोला कि इसमें सबसे ज्यादा बात यह है कि ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आगे आएंगी, फिजिक्स में वो भी। तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। क्या बोला है देखो जरा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। कोई भी मैटर, उसको हम मैटर वेव बोलते हैं, एसोसिएटेड विद नंबर 1 किसके, इलेक्ट्रॉन, मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद क्रिकेट बॉल हैविंग मास दिस, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट जरा गलत है, इतनी स्पीड से तो नहीं घूमना, ये नहीं मूव हो सकता। हम दूसरी स्पीड लेंगे इसकी, राइट, इतनी नहीं। मूविंग विद द स्पीड हमने देखा है 10⁶ वगैरह होती है, राइट। तो हम लेंगे 10⁶ मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्रिकेट बॉल का निकालना है, नॉर्मल क्रिकेट बॉल पता है तुमको। और तीसरा किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और कितने टाइम्स ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की लेंगे। चलो वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है, h by p, p यानी मास इनटू वेलोसिटी। ये देखो h by p है, इसके आगे ही लिख सकते हो तुम, p यानी मोमेंटम है, तो h by m इंटू v। तो h कितना है 6.6। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तुमको, 9.1 into 10⁻³ into 10⁶ 6.6। अब मोटा मोटी हम निकालेंगे, ये तो 3.3 हो गया, ये 3 हो गया, नहीं ये 2.2 हो गया। 3 से अगर काटोगे तो ये 2.2। अब 3 से काटोगे तो 0.7, 3 7 जा 21, 3 3 जा, राइट, इनटू अब ये ऊपर गया तो 10⁻³ ये गया तो 10⁻⁹ हो गया। समझ में आ रहा है कुछ, यानी 7.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये है वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन वेव के साथ एसोसिएटेड। अगर वही हम क्रिकेट के बॉल को एक वेव की तरह ट्रीट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ कितनी आती है। जितना वेवलेंथ ज्यादा आएगा उतना उसके अंदर वेव कैरेक्टर है, ऐसा सोचने का। तो वेवलेंथ वही फिर से फॉर्मूला, ये लैम्बडा ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, लैम्बडा ऑफ द बॉल है, तो h अपॉन
mass into velocity. एम वी, तो तुम्हारा 6.6 एच कितना है 6.6 इंटू 10⁻34। मास ऑफ द क्रिकेट बॉल कितना है भाई 150. 150 ग्राम। तो इसको ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा 150 इंटू 10⁻³ यानी 0.15 ग्राम। समझ में आ रहा है ना? नहीं ग्राम नहीं, किलोग्राम। 0.15 किलोग्राम। समझ में आ रहा है ना? हाँ। वेलोसिटी कितनी है इसकी 150 मीटर। इसको कन्वर्ट करना है कि ये ओके है? ओके ओके है, ये है 150। तो चलो इसको आगे लेके जाओ, ये भी आगे आएगा, फिर इस जीरो को कट करोगे तो और एक आगे आएगा। सो 15 इंटू 15 220 इंटू 66 इंटू 10⁻34। तो ये नियरली, ऐसे तो करने की ज़रूरत थी ही नहीं, अगर मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ तो 2.25 हो जाएगा और इंटू 10⁻² हो जाएगा, राइट? तो ये तो बन जाएगा 10⁻, ये ऊपर जाके -36 और ये 2.25 मतलब 2 से इसको काटोगे तो नियरली 3 टाइम्स आएगा। सो 3 इंटू 10⁻36 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द बॉल एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। इसकी बहुत कम है, निग्लिजिबल है, बहुत ही निग्लिजिबल, मतलब इसमें वेव कैरेक्टर बहुत कम है। तुम देखोगे अगर किसकी ज़्यादा है, राइट? तो हाउ मेनी टाइम्स, ये तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बोला है तो कंपेयर करना है तो लैम्बडा ऑफ ई अपॉन लैम्बडा ऑफ बॉल। लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है भाई 7.3 इंटू 10⁻10। लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है भाई 3 इंटू, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, बॉल कितनी है 10⁻30। तो ये ऊपर जाएगा नियरली, ये तो कितना है 3 2 ज़ा 2.2 लिखो कुछ ऐसा 10⁻26 2.3 होगा, ठीक है। चलो 10⁻26 मतलब ये कितना टाइम से, देखो जरा ये रेशियो, इसका मतलब क्या है कि अगर ये लैम्बडा बॉल को इधर लेके आओगे तो लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली, वो इसको छोड़ दो, गोली मारो, 10⁻26 टाइम्स द लैम्बडा ऑफ बॉल। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर 10⁻26 टाइम्स वेव कैरेक्टर ज्यादा है। अब 10⁻7 यानी 1 करोड़ करोड़ टाइम्स, ये 10⁻26 कितना हो गया? सो इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर है लेकिन बॉल के अंदर वेव कैरेक्टर निग्लिजिबल है। इसलिए हमको डेली लाइफ के जो पार्टिकल है वो वेव की तरह दिखते नहीं। तुम बोलोगे अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि मैटर वेव नेचर है, तो फिर हमको क्यों वेव नहीं दिख रहा, मेरा मोबाइल क्यों वेव नहीं बन रहा? अरे नहीं, उसके अंदर वेव कैरेक्टर बहुत बहुत निग्लिजिबल है, इसलिए वेव कैरेक्टर वहां सोचना जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब पार्टिकल बहुत छोटे हो जाते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके लिए वेव कैरेक्टर कंसिडरेबल होता है और वो कंसिडर करना पड़ेगा तुमको कैलकुलेशन करते हो, जो कि बोहर ने किया था क्या? नहीं, इसलिए बोहर का मॉडल गलत हो गया। क्या है? वेवलेंथ ऑफ डे टू डे like objects like ball is negligible, hence their wave character is negligible. De Broglie's hypothesis is significant only for very small particles comparable to the size of electron. इसलिए उसका प्रिंसिपल डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट के लिए नहीं अप्लाई करना है। क्यों नहीं करना है ये बताया मैंने, प्रूव भी करके तो बताया। तो ये जो है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ये दोनों के दोनों क्वांटम स्केल पर काम करते, डेली लाइफ के लिए ये काम नहीं करते, बहुत छोटे पार्टिकल को अप्लाई होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसको तो अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बोहर ने नहीं किया। ठीक है। दूसरी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg हैविंग डी ब्रोगलीज वेवलेंथ दिस। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है? एच अपॉन टी, मतलब मोमेंटम दिया है तो मोमेंटम, अगर नहीं दिया तो एम वी। यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है ना। चलो क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा? इंटू लैम्बडा, है ना। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो इधर बोलो 6.6 वेलोसिटी इज इक्वल टू 6.6 into 10⁻34 upon 2 kg into
60 into 10 is to minus 36. देखो इसका भी वेव कैरेक्टर बहुत कम है, हम्म, ठीक है, क्योंकि ये 2 kg वाला ऑब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं है, इसलिए वेव कैरेक्टर ज्यादा बहुत ही कम आएगा, ठीक है, वेवलेंथ बहुत कम आएगी। 61.1. ठीक है, ये चलो 1.1 0.5 0.5 ना बेवजह, Into ठीक है, 10 raised to 2. ठीक है, इंटू 10⁻², 2. तो नियरली 55 मीटर पर सेकंड Second. इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बस सिंपल है, इसके ऊपर कोई बहुत डिफिकल्ट आता भी नहीं है। हाँ, हेजेनबर्ग प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली ये दोनों को हमको ज्यादातर यही बताना है कि इलेक्ट्रॉन को ही अप्लाई होते हैं, क्वांटम को भी होते ही है, लेकिन ज्यादा फोकस करना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि बोहर के मॉडल की ये ड्रॉबैक है, और एटम के मॉडल में इलेक्ट्रॉन है, हमको यहाँ पे पढ़ाई करनी है एटम की। वैसे तो हेजेनबर्ग प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली ये बहुत ब्रॉड प्रिंसिपल्स है, लेकिन हमको इनको अप्लाई कहाँ करना है, Atomic. एटॉमिक और इलेक्ट्रॉन को, इसलिए हम बार बार इलेक्ट्रॉन का नाम लेंगे। हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एक दूसरा प्रिंसिपल है जो कि बोहर के वक्त नहीं खोजा गया था, ये बाद में प्रिंसिपल्स आए कि बोहर के मॉडल में गलतियां क्यों हो रही है, तो कुछ तो होगा जो बोहर ने मिस किया होगा जो कि पता नहीं होगा। तो दूसरी एक चीज थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजेनबर्ग ने बताया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड मोमेंटम एज वेल एज पोजिशन साइमल्टेनियसली करेक्टली किसी भी, और ये ज्यादा अप्लाई होता है स्मॉल पार्टिकल के लिए, मैं बार ये भी प्रूव करेंगे हम। उसने एक प्रिंसिपल निकाला, फॉर्मूला निकाला कि तुम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली नहीं बता सकते, एक को अगर तुम एक्यूरेटली बताओगे तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये उसका कहना है। ये क्यों है, कैसा है, ये सब बाद में है, अभी तुमको है ही नहीं, थोड़ा बहुत है। एक मैं झलक बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इसको अगर तुम इसकी पोजीशन निकालना चाहोगे, यानी एक्स या फिर आर रेडियस, इसको एक्स भी कह सकते हैं ना पोजीशन को, फिजिक्स में एक्स कहते हैं, आर भी कहते हैं। इसकी पोजीशन अगर तुम मेजर करना चाहोगे तो Radius. पोजीशन यानी रेडियस ही होती है, Nucleus. पोजीशन यानी रेडियस ही है कि कितने डिस्टेंस पर हो न्यूक्लियस से। 10 raised to minus. तो इसको मेजर करने के लिए तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे, और देखने के लिए इसके ऊपर लाइट तो गिरनी चाहिए और तुम्हारे आंखों में जानी चाहिए ना, तो लाइट का फोटोन भी इसके ऊपर गिरता है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे बॉल है खड़ा, इसको तुम देख पाते हो क्योंकि तुम ये से देख पाते हो क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिरती है और ये तुम्हारे ऊपर आती है, लेकिन ये लाइट इसको हिला पाती है क्या, नहीं। तो इसलिए तुम इस बॉल का पोजीशन एग्जैक्ट बता पाते हो क्योंकि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़े ऑब्जेक्ट में एरर उतनी नहीं आती, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट को लाइट के फोटोन डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए तुम इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, नहीं। लेकिन बोहर ने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इतने डिस्टेंस पर घूमता है, रेडियस कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जबकि तुम ऐसा बता ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। बस यही गलती है बोहर की, अनसर्टेनिटी मतलब पोजीशन तुम सर्टनली नहीं बता सकते, निश्चित नहीं बता सकते, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है, उसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि तुम कितना भी कोशिश करो पोजीशन को मोजने की और मोमेंटम को, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, इसमें भी थोड़ी गलती होगी और इसमें भी थोड़ी गलती होगी ही होगी, और इन दोनों गलती मतलब एरर एक्चुअली 2.5 पर है, तुम मेजर करोगे तो तुमको रीडिंग 2.6 आएगी, तो एरर कितनी हो गई 0.1 की, इसको एरर बोलते हैं, दोनों में से डिफरेंस। तो एरर इन द पोजीशन एंड एरर इन द मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π होगा, इससे कम हो ही नहीं सकता। मोमेंटम है तुम्हारा मास इनटू वेलोसिटी, तो अगर मास में गलती नहीं हो रही तो फिर वेलोसिटी m डेल्टा भी लिखना पड़ेगा इसको, तो इसलिए मोमेंटम की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, m डेल्टा v, राइट। और इस m को नीचे लाओगे तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm। दिस इज एरर इन द पोजीशन, दिस इज एरर इन द वेलोसिटी, यहाँ पे दिया है एरर इन द मोमेंटम, एरर इन वेलोसिटी, एरर इन मास, लेकिन ये कोई एरर नहीं है, यहाँ पर मास की एरर हम नहीं लेते तो इसको लेने की जरूरत नहीं। m इज द मास एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। बस इसके ऊपर बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, चल क्या, हाँ
तो यहाँ पे एरर इन द मास हम नहीं पकड़ेंगे, एक्चुअली मास में एरर नहीं है, राइट, वेलोसिटी में एरर है। तो चलो, मैंने तो बोला इस चैप्टर में कई सारी चीजें हैं जो तुमको एक्चुअली बता पाना मुश्किल है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ एरर इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ एरर मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा फॉर इलेक्ट्रॉन एंड क्रिकेट बॉल। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर से वही इलेक्ट्रॉन और क्रिकेट बॉल, क्योंकि दोनों डेली लाइफ की चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्मूला है, एरर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू इज मिनिमम प्रोडक्ट, कम से कम इतना होगा, इससे ज्यादा तो होगा ही, तो मिनिमम के लिए इक्वल रखेंगे हम, ग्रेटर देन है एच अपॉन 4 पाई एम, तो मिनिमम तो क्या होगा, इतना होगा ही ना। हाँ, एच अपॉन 4 पाई एम, मोमेंटम है तो 4 पाई है, इधर वेलोसिटी लिखा ना मैं, तो 4 पाई एम होगा, ठीक है। तो कितना ये 6.6 एच अपॉन 4 पाई रहने दो, ठीक है, चलो एच 6.6 इंटू 10⁻⁻34 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ये बस इस मास की वजह से ही यहाँ एरर ज़्यादा आती है, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है। तो इसको काटो, छोड़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो 1/2 यानी 0.5। अरे ये भी, हाँ, फिर ये 9 से अगर काटोगे तो कितना होगा, 0. ये 9 चौक 36, मतलब ये 4 4 9 36, ये 40 40। हाँ ठीक है, रुको भाई, 0.05 इशारा मुझे, हाँ उतना ही आता है, 0.05, मतलब ये 10 के करीब ही है एक्चुअली, इंटू 10⁻⁻3, तो ये तुम्हारा 5 इंटू 10⁻⁻5 एरर है ये। तो ये इसका मीटर और इसका मीटर पर सेकंड, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वैसे हम क्रिकेट बॉल का देखेंगे, बॉल क्रिकेट का बॉल, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू फिर से 6.6 इंटू 10⁻34 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है, 150, वही वाला बॉल है, 0.15, राइट। तो कितना आएगा भाई, इससे इसको काटो तो नियरली 2 आता है, 2.1 लेंगे। फिर इसको इधर लोगे तो ये इधर आएगा, यानी 210 हो जाएगा ये, और ये 4 इंटू 15 इंटू 10⁻34, तो 15 ठीक है, चलो 15 चौक 60, मतलब इधर 60 हो जाएगा, और ये 6 ये कट गया, 7 3 3.5 इंटू 10⁻34, वही फिर यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अब देखो फिर से इसकी एरर कितनी ज्यादा आ रही है, इसकी निग्लिजिबल एरर आ रही है, मतलब डेली लाइफ के लिए दोनों प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते, राइट। ये कितने टाइम्स है एरर, अगर देखोगे तुम, डेल्टा एक्स डेल्टा वी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ डेल्टा वी ऑफ बॉल, तो ये तुम्हारा 5 इंटू 10⁻⁻5, ये तुम्हारा 3.5 इंटू 10⁻�34 इधर दिया है, तो ये तुम्हारा कितने टाइम्स आ रहा है, ये नियरली, चलो 1.5 बोलेंगे इसको, 1.6 वगैरह, इंटू 10⁻29, राइट, 29, तो कितने टाइम्स आ रहा है। तो फिर से हेजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज आल्सो एप्लीकेबल टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट टू, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट है क्या, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वाचा नाही, लक्षात घेण्यासारखा नाही, ठीक है, इंपॉर्टेंस देने जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे, चलो भाई, इट्स पोजीशन, इट्स वेलोसिटी, चलो एरर इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इतना दिया है,
मतलब ये क्या दिया है तुमको, डेल्टा डेल्टा पी दिया है। एम डेल्टा पी फाइंड द एरर इन इट्स पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स निकालना है, वेलोसिटी यानी डेल्टा वी निकालना है। अगर इसका मास तुमको ये दिया है 2 mg, वेलोसिटी ऑफ इट्स वेलोसिटी इफ इट्स मास इज 2 मिलीग्राम, ठीक है। अरे ये कैसे बीच में आ गया, इलेक्ट्रॉन का नहीं निकालना है ना भाई, इधर कुछ दूसरा आ गया। ये क्रिकेट बॉल वाले हमने जो किया था ना ऊपर कंपैरिजन, ये इधर है देखो, ऊपर जो किया था ये 10⁻29 टाइम्स है। रिजल्ट क्या होता है कि अनसर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज 10⁻29 टाइम्स फॉर क्रिकेट। कंक्लूजन क्या है, हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, इट्स इफेक्ट्स आर निग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक माइक्रो समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट्स लाइक क्रिकेट बॉल। मैक्रो मतलब बड़े ऑब्जेक्ट, माइक्रो मतलब छोटे ऑब्जेक्ट। वो ये वाला क्वेश्चन, ये if error in the measurement of velocity of particle is this, मास particle of mass, this is mass and this is error in the velocity delta v। चलो ये डेल्टा v, ये मास। फाइंड एरर इन पोजीशन, हमको ये पता है डेल्टा x डेल्टा v ग्रेटर देन दिस, तो डेल्टा v को नीचे लेके आता हूँ तो ये बन जाता है, राइट है ना, इधर का इधर। तो फिर वैल्यू डालो, h की वैल्यू है ये 4 पाई मास डेल्टा v, बस इसको कैलकुलेट करो तो डेल्टा x ग्रेटर देन इतना आता है, मतलब पोजीशन में एरर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 25 kg, ओ सॉरी इधर 2.5 ले लो इधर इसके, ठीक है, ये 2.5 kg ले लो। अब यहाँ पे डाला है तो डाला है, ठीक है 2.5 kg। तो इससे ज़्यादा, अब ऑप्शन क्या क्या आएंगे इसमें, तुमको अगर पूछा कि मिनिमम एरर इन द पोजीशन तो आएगा ये वैल्यू, लेकिन एरर इन द पोजीशन कैन बी, तो ये या फिर इससे ज्यादा हो सकती है। तो तुमको 2 × 10⁻⁻36 या फिर 4.4 कुछ भी देंगे, 4.44 × 10⁻⁻38, फिर इसके बाद एक कुछ ऐसा ही देंगे 6 × 10⁻42 और ए एंड सी। तो ये और ये फिट बैठते हैं ना, ये तो बड़ा है ना, ये छोटा है ना, इससे छोटा नहीं हो सकता, डेल्टा एक्स इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये तो छोटा है तो ये नहीं, तो ए एंड सी। ऑप्शन कैसे भी होते हैं, या फिर डी में भी कोई देंगे 3 × 10⁻12 और फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर ऑप्शन ए 1 ओनली 1 पॉसिबल, बी ऑप्शन 1 and 2 पॉसिबल, सी ऑप्शन 1 2 3 पॉसिबल, ऐसा। तो 1 and 2 पॉसिबल है, ठीक है ओके। ये दो प्रिंसिपल, हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ही है। डी ब्रोगली कहता है कि हर मैटर में वेव का कैरेक्टर है और वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय h/p यानी mv। और हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाम ही है उसका, अनसर्टन है पोजीशन और मोमेंटम, और पोजीशन और मोमेंटम के अनसर्टेनिटी यानी एरर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π होना चाहिए, बस। और ये दोनों चीजें बोहर ने ध्यान में नहीं ली, इसलिए उसके मॉडल में गलतियां हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं गया है, राइट, लेकिन हर चीज को देखने की जरूरत नहीं है। अब इस यूनिवर्स में हवा है ये बताने के लिए उसको देखने की थोड़ी जरूरत थी, तुम फील भी कर सकते हो ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को देखा गया, सॉरी फील किया गया ना, उसके इफेक्ट्स को फील किया गया, जैसे सिंटिलेशन से देखने की क्या जरूरत है, कुछ तो आके कोलाइड हो रहा है, मतलब कुछ तो है। अब वही तो है। फिर कुछ लोगों ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने, एक्चुअली एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन है, यू हैवंट सीन द घोस्ट नाइदर हैव यू सीन द इलेक्ट्रॉन, दोनों को नहीं देखा गया है, तो तुम इलेक्ट्रॉन को है ऐसा बोलते हो साइंस वाले लोग, घोस्ट को क्यों नहीं बोलते हो? घोस्ट भी तो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को ही क्यों तुम बोल रहे हो है, उसको भी तो नहीं देखा, वो भी तो घोस्ट की तरह ही है।
तो इसका आंसर ये है कि घोस्ट को देखा तो नहीं गया है, लेकिन उसके इफेक्ट को भी कभी नहीं देखा गया है। जो लोग बोलते हैं कि हमने ये देखा वो देखा, वो कभी प्रूव ही नहीं कर पाए साइंटिफिकली सबके सामने कि हाँ ऐसा होता है, रात को जाने के बाद पेड़ अपने आप हिलता है। वो बस वही देखता है, किसी दूसरे को कभी वो दिखा नहीं पाया। मैं रात को घूम रहा था तो मेरे आगे से एक उल्टा पैर वाला आदमी आके ऐसा हो गया, वो उसने ही देखा, किसी और को नहीं, और उसके भाई को दिखा पाया हो जो उसकी तरह है नशे में। लेकिन सबके सामने प्रूव करना होता है एक्सपेरिमेंट को। जो ये भूत वाले प्रेत वाले एक्सपेरिमेंट कभी किसी के सामने कभी प्रूव हुए ही नहीं, ठीक है। अब पता नहीं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि ऐसा कभी प्रूव नहीं कर पाए वो। अब हम जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ने। वैसे तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी रिजल्ट्स है, उसमें से किसी एक का भी डेरिवेशन हमको नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स हायर लेवल का है। तो हमको बस देखना है ऐसा है तो ऐसा है बस, लेकिन उसका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। जैसे कि तुमने 6th क्लास में कई सारी चीजें पढ़ी होंगी विदाउट प्रूफ। कई सारी थ्योरम है जिनका प्रूफ तुमने बाद में देखा, लेकिन 6th में रेडीमेड डायरेक्टली पढ़ा, ऐसा ही है तो ऐसा ही है, राइट। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसका सबसे फाउंडेशनल इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन। कुछ लोग इसको स्क्रॉडिंजर बोलते हैं, लेकिन इसका है श्रोडिंगर। ये जो है ना, ये कौन भाई, जी साइलेंट है, लेकिन क्या करना है इसका हमको। अब किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए एक बेसिक इक्वेशन लगता है। जैसे कि तुम कोई ग्राफ बनाते हो तो इस लाइन का एक इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू -3x + 5, ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रॉन किधर घूमता है उसके मोशन का इक्वेशन होता है। जैसे कि प्रोजेक्टाइल का तुमने देखा है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू tan थीटा x, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें x डालने पर y आता है, y डालने पर x आता है। तो किसी भी चीज के मोशन के लिए एक इक्वेशन रहता है। ये मॉडर्न एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अलग अलग फोर्सेस को ध्यान में लेते हुए, एनर्जी को ध्यान में लेते हुए उसके लिए एक इक्वेशन बनाया गया है। उसको वेव इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेव इक्वेशन। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन हमको बस उसका मुंह देखना है, उसके डिटेल में कुछ नहीं जाएंगे। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन बनाया जिसको सॉल्व करके एटम की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक बाहर आ गई। उसका वेव इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो H है, इस H को बोलते हैं हैमिल्टोनियन। एक ऑपरेटर है, जैसे कि d/dx एक ऑपरेटर है, मतलब ये ऑपरेटर मतलब फंक्शन, कुछ नहीं। जैसे कि d/dx x² के ऊपर ऑपरेट हो गया, ऑपरेट मतलब काम करना, तो ये 2x बनता है। रूट भी एक ऑपरेटर है, जो कि 25 के ऊपर ऑपरेट हो गया तो 5 देता है तुमको, प्लस और माइनस। ऑपरेटर यानी फंक्शन। तो ये इसका नाम क्या है? हैमिल्टोनियन। जैसे इसका नाम है डेरिवेटिव, इसका नाम है रूट, तो इसका नाम है हैमिल्टोनियन। यहाँ पे जो E है, यह है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये जो साई है इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, या फिर ऑर्बिटल वेव फंक्शन, या फिर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए नहीं। दिस इक्वेशन कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। उसकी पोजीशन क्या है, उसकी मोशन क्या होगी, वो क्या करेगा, सब इक्वेशन में ही आता है, सब कुछ। यहां पे जो ये साई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। ये जो साई है ना, ये वेव फंक्शन है। और इसका महत्व क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन होने की यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो ये कहता है कि तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसे कि बोहर ने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा इतने डिस्टेंस पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलता है तुम नहीं बता सकते। तुमको बोलना होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है, और उन्होंने ये भी पाया कि इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी रहती है, यहाँ भी रहती है, यहाँ हर जगह रहती है।
लेकिन कुछ जगह पर ज्यादा रहती है, हम उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिट क्या है? द एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्बिटल क्या है? एग्जैक्ट पाथ नहीं है। इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये पूरा स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, सबसे ज्यादा है। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ही ऐसे नहीं बोल सकते, होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है सर, क्या बोल रहे हो ये? तो टेंशन नहीं लेना इसका, बस ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या फर्क है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है, बोर ऑर्बिट का इस्तेमाल करता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑर्बिटल का क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि हेजनबर्ग बोल रहा है ना, तुम सर्टनली बता ही नहीं सकते पोजीशन, तो तुम नहीं बताओगे कि इलेक्ट्रॉन यहां घूमता है, यहां होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस साई का स्क्वायर निकालने पर आती है। तो ये साई क्या है? इलेक्ट्रॉन बेसिकली वेव की तरह है। वेव को एम्पलीट्यूड रहती है, इस एम्पलीट्यूड को साई बोलते हैं, एम्पलीट्यूड फंक्शन। और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी इंटेंसिटी रहती है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी इंटेंसिटी। मैंने क्या बोला? इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहां उस वेव की संख्या ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो साई इज एम्पलीट्यूड फंक्शन एंड साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। इतना याद रखना है। हाँ, ये साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन साई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव कभी नहीं रहेगी। साई की वैल्यू क्यों नेगेटिव? क्योंकि एम्पलीट्यूड तो निगेटिव हो सकता है ना। So psi square is also called as probability density and it is always positive. अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना। डेंसिटी का मतलब क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसलिए साई स्क्वायर, इसको मॉड क्यों करते हैं कि भाई पॉजिटिव ही आना चाहिए। मॉड करने की जरूरत नहीं, वैसे छोड़ दो, अभी इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। मॉड भी किया, स्क्वायर भी किया, यानी पॉजिटिव आएगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए मॉड भी करना पड़ता है, लेकिन छोड़ो, पॉजिटिव है इतना बताना है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला है ना, तो डेंसिटी है तो इसका मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम है। अब मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में तो इलेक्ट्रॉन पूरा फैला हुआ है। चलो ऐसा मैंने बोला ना, वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इधर पूरा फैला हुआ है। राइट? अब तुमको इसके बाजू में इतने एरिया में तुमको ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लो इसका वॉल्यूम है dv, छोटा सा वॉल्यूम है dv। तो प्रोबेबिलिटी, अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई स्क्वायर इंटू dv। तो साई स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम dv। समझ में आ रहा है ये भी? अब ये तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी हुई। अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से लेकर, तो न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन है। मैंने तो ये बोला कि अभी ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है कहीं पर ऐसा बोल ही नहीं सकते, वो न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो तुमको पूरी प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? ऐसी छोटी छोटी प्रोबेबिलिटी का तुमको एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन यानी मैथमेटिक्स में होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। किसका? इस छोटी प्रोबेबिलिटी का, साई स्क्वायर डीवी का। बस इतना याद रखो, कुछ इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके ऊपर। बस दिस जीरो टू, मतलब जीरो टू वी करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस टू अप टू वॉल्यूम वी, एंटायर वॉल्यूम वी। वैसे तो पूरा देखा जाए तो इन्फिनिटी होना चाहिए इधर, क्योंकि वॉल्यूम तो अप टू इन्फिनिटी है ना। तो तुमको बस डायरेक्टली एमसीक्यू आ सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एंटायर वॉल्यूम विल बी, ऑप्शन आएंगे, फिर ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। तो तुमको लिखना है जीरो टू इन्फिनिटी साई स्क्वायर डीवी। ठीक है, कभी कभी साई स्क्वायर भी बोलेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन अगर है तो पहले इसको करना है,
अगर यही अकेला है दूसरे नहीं तो फिर इसको करना है। ठीक है, ये देखो अब यस ऑर्बिटल को देखा। अब आगे चल के तुमको नोड है, इंटर नोड है, लेकिन यस ऑर्बिटल को ये जो श्रोडिंगर का इक्वेशन है वो लगाया, जो भी एच सा ई सा है ना, कुछ ऐसा, टेंशन मतलब, तो ग्राफ निकाला इलेक्ट्रॉन के इस वेव फंक्शन का। तो ग्राफ कैसे आया, ऐसे आया, ये वेव फंक्शन का ग्राफ है। साई स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे आएगा, क्योंकि निगेटिव तो है ही नहीं ना, सभी पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या बताता है, ये बता क्या रहा है कि न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी कम होते जा रही है, राइट। लेकिन ये इस जीरो एक्सिस को कभी टच नहीं कर रही है, ये एक्चुअली ऐसा हाइपरबोलिक टाइप का कर्व है, असिम्प्टोटिक बोलते हैं इसको, असिम्प्टोटिक मतलब इन्फिनिटी को जाके मिलेगा, असिम्प्टोटिक कर्व। ये साई वर्सेस आर, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के करीब बहुत ज्यादा डेंसिटी है। ये किस ऑर्बिटल की बात हो रही है, 1s ऑर्बिटल है ये 1s ऑर्बिटल, बाद में हम देखेंगे क्या है ये, लेकिन बस एक बता रहा हूं, इसको सॉल्व करने के बाद साई का फॉर्म मतलब ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, न्यूक्लियस के करीब बहुत ज्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो डेंसिटी कम हो रही है। मतलब ये एम्पलीट्यूड, ये साई वेव फंक्शन है, लेकिन डेंसिटी तो साई स्क्वायर से आएगी, ये तो बस एम्पलीट्यूड बताता है, डेंसिटी एक्चुअली है। लेकिन ये भी पॉजिटिव है तो ये साई स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों के ग्राफ में उतना कुछ फर्क है क्या, नहीं। फर्क आता है यहाँ पे 2s ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2s ऑर्बिटल का ग्राफ देखो, जीरो के नीचे आ रही पहली लाइन, समझ में आ रहा है क्या, ये है जीरो लाइन। तो ग्राफ कुछ ऐसा शुरू होके नीचे आके फिर ये ऐसा हो रहा है, लेकिन टच नहीं करता जीरो लाइन को, टच कहाँ कर रहा है यहाँ पे, लेकिन बाद में टच कराएगा, इन्फिनिटी को जाके टच करेगा। इसका मतलब है, अब ये तो साई है मतलब वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी का फिर क्या आएगा ग्राफ, प्रोबेबिलिटी का क्या आएगा, जहां पॉजिटिव है वहां तो पॉजिटिव ही आएगी प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिव आएगी, लेकिन जहां निगेटिव है उसका स्क्वायर होने के बाद ये यहाँ टच करेगी जीरो के, साई की वैल्यू जहां जीरो है वहां साई स्क्वायर भी जीरो है, लेकिन जैसे ये निगेटिव होगा लेकिन साई स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, इसलिए वो ऐसा जाके ऐसा आएगा। इसलिए इसका ग्राफ कैसे इधर टच कर रहा है, लेकिन इधर नहीं टच करता कहीं पे, यहाँ टच कर रहा है। कुछ समझ में आया क्या, अब जहां टच करता है ये तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होने की, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो यहाँ तो जीरो को टच कर रहा है, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अगर तुम देखोगे इसको एक्चुअली ड्रॉ करके, ये न्यूक्लियस है और ये आर मतलब रेडियस, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस जैसे जैसे जा रहे हो वैसे वैसे शुरू में बहुत ज्यादा डेंसिटी है ना, दिख रही है क्या, बहुत ज्यादा डेंसिटी है और अचानक कम हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा और बाद में कम हो रही है, समझ में आ रहा है कुछ। और उसमें भी एक जगह ऐसी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा, यहाँ पे एक ऐसी रेडियस है, यहां से यहां तक मान लो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बिल्कुल, ये 2s ऑर्बिटल में ऐसा होता है। सो ऐसा स्पेस, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसको नोडल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नोडल सरफेस या फिर नोड बोलते हैं, नोड। तो जहां जहां ये कर्व जीरो लाइन को टच करता है उसको नोड बोलेंगे। नोड यानी द पॉइंट और द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऐसा नहीं है, पहले में नहीं, ऐसा नहीं, ये एक ही ऑर्बिटल है जो कि न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, हर ऑर्बिटल। पहले बोहर का मॉडल क्या कहता है, पहला ऑर्बिटल पहले है, दूसरा ऑर्बिट बाद में है, फिर तीसरा बाद में। इसका ऐसा नहीं है, पहला ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक है, दूसरा ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक, तीसरा भी वैसा है। लेकिन पहले वाले की डेंसिटी न्यूक्लियस के करीब ज्यादा है, दूसरे वाले की डेंसिटी थोड़ी दूर ज्यादा है, तीसरे वाले की डेंसिटी थोड़ी इधर ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला वाला इधर फैला नहीं, बिल्कुल फैला है, सब तरफ फैला है। ये ऐसा है मतलब कि इस वर्ल्ड में
अलग अलग कंट्री के लोग कैसे फैले हुए हैं। हर कंट्री में हर कंट्री का आदमी है, लेकिन यूएस में तुमको अमेरिकन ज्यादा दिखेंगे, इंडिया में तुमको इंडियन ज्यादा दिखेंगे, लेकिन यूएस वाले भी घुसे हुए हैं। समझ में आ रहा है? और ये भाई एक ऑर्बिटल की, ये यस एक ही ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के बाजू में, यहां से लेकर इंफिनिटी तक यस फैला हुआ है। ये पूरा पहला ऑर्बिटल मान लो 1s ऑर्बिटल उसको बोलते हैं। और इसके अंदर, लेकिन इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है, क्योंकि 1s है, जो जितना ये 1 रहेगा उतना करीब, 2 3 4 यस रहेगा तो ये दूर रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादातर यहीं पर है, लेकिन यहां नहीं है, ऐसा नहीं, यहां भी थोड़ी है, इधर भी थोड़ी है, और बीच में ऐसा एक है जगह कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके। उसको नोडल सरफेस बोलते हैं। मतलब बहुत ही अलग ही चीज है। मतलब तुम ऐसा देखो ना कि ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी अमेरिका में रहते ही है, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, राइट। अब अमेरिकन कहाँ कहाँ है, हम देख रहे हैं कि पहला ऑर्बिटल कहाँ कहाँ फैला है, तो अमेरिकन कहाँ कहाँ फैले, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन ज्यादा इधर है ना भाई, ज्यादा इधर है। यहाँ थोड़े कम है, यहाँ और कम है, यहाँ कम है, और यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओशियन है। तो ये बीच में ही, मतलब इधर भी है उसके बाद भी है, लेकिन इधर क्यों नहीं है, क्योंकि ओशियन है। तो ये तुम्हारा नोडल सरफेस बन गया। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। वैसे भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आते उतने, बस थ्योरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझता ही नहीं। जब क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल सोचोगे तुम, समझोगे, तब तुमको समझेगा कि अरे हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बाउंड्री सरफेस एरिया। क्या है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, या फिर सॉरी बाउंड्री सरफेस डायग्राम? It is the surface joining all the points around the nucleus with same psi square like a wave front। अब ये wave front तो अभी नहीं समझेगा तुमको। तुमने अगर ये न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तुमने ड्रॉ की, तो ये देखो ये न्यूक्लियस है और इसके बाजू में डॉट 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 निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं तुमको, समझ में आ रहा है? वहाँ डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन इधर भी है, इधर भी तो थोड़े थोड़े है ना, है ना। तो अगर तुमने, अब तुम देखोगे इस डिस्टेंस पर हर जगह इंटेंसिटी उतनी होगी, जैसे कि एक बल्ब है, इस डिस्टेंस पर इंटेंसिटी इक्वल रेडियस पर इक्वल रहेगी। तो वैसे ही ये जो सरफेस है जहां की क्या है, साई स्क्वायर सेम है, इसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस एरिया। मतलब ये तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं बाउंड्री सरफेस एरिया, लेकिन एग्जैक्ट सर्कल होना चाहिए। अब यस के लिए सर्कल आता है, लेकिन पी के लिए ऐसा नहीं, पी के लिए ऐसा आता है, मतलब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों आता है, ये तो मैथमेटिक्स में है, हमको नहीं है, हायर मैथमेटिक्स होने के बाद ही समझेगा। तो बाउंड्री सरफेस एरिया मेरे को इतना ही बताना है कि सभी सेम साई स्क्वायर वालों को जोड़ो। अब इसके आगे, नो मेनी बाउंड्री सरफेस एरिया आर पॉसिबल फॉर एन ऑर्बिटल। हाँ, ये भी बाउंड्री सरफेस है, ये भी बाउंड्री, मेनी आर पॉसिबल। उसके आगे क्या बोलता है, हाउएवर फॉर ए गिवन ऑर्बिटल only that boundary surface diagram of constant probability density is taken to be a good representation of the shape of the orbital which encloses a region or the volume in which probability of finding electron is very high, that is say up to 90%। ओहो, वैसे तो कई सारे बाउंड्री सरफेस एरिया पॉसिबल है, तो कितने निकालोगे? तो ये बोलता है कि तुम क्या करो, वो वाला बाउंड्री सरफेस एरिया लो जिसके अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करोगे तो 90% आएगी। 100% तो आएगी नहीं, 100% के लिए इन्फिनिटी को जाना पड़ेगा। तो 90%, मतलब बता, अभी तुम कोई गांव कहां तक फैला है? ये गांव है, तो इधर भी लोग है, इधर भी लोग है, इधर भी लोग है, लोग इधर यार, लोग तो धीरे धीरे इधर भी फैले, इधर भी, इधर, तो एक उस गांव का एक हाथ इधर भी जाके बैठा है, तो गांव है कहां तक? तो ऐसे एक बाउंड्री मारो, 90% लोग जिसके अंदर आते हैं उसको गांव बोल दो। तो कोई ऑर्बिटल कहां से कहां तक फैला है? न्यूक्लियस से लेकर जहां तक 90% प्रोबेबिलिटी कवर होती है वहां तक, राइट। तो ऑर्बिटल या फिर द बाउंड्री और शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज टेकन एज दैट बाउंड्री सरफेस एरिया विच एनक्लोजेज 90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी नियरली, राइट।
इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ ए रिजिड साइज इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 100%। नहीं निकाल सकते, 100% के लिए इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। तुम ऐसी बाउंड्री निकाल ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा गांव है, मान लो सातगिरवाड़ी, तो उसकी पूरी बाउंड्री नहीं निकाल सकते तुम। कोई मुंबई में है, कोई खेत, अरे नहीं मुंबई में भी है ना, वहां तो जाओगे क्या फिर? नहीं, ऐसा है फिर। अब हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्फिनिटी को सबसे ज्यादा है, नहीं नहीं नहीं, देखो ना तुम, सबसे ज्यादा तो पास में ही है ना, ये गांव की तरह ही है, लेकिन 100% लोग कवर करने के लिए इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। मतलब यहां तक जाओगे तो 10% आएगा या फिर 20 आएगा, फिर आगे जाओगे तो 50% लोग कवर होंगे, फिर आगे जाओगे तो 70% लोग कवर होंगे, फिर आगे 80, और बहुत इन्फिनिटी तक जाओगे तभी तुमको 100% कवर करने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी को ज्यादा लोग है, मतलब अभी यहां तक 99 भी आ गए, 98 आ गए यहाँ तक, लेकिन एक अकेला ही जाके बैठा इन्फिनिटी को, तो उस अकेले के लिए इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं 100% मतलब सबसे ज्यादा इन्फिनिटी को है, ऐसा नहीं है। समझ में आया क्या? तो ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है ये 1s का है, ये 3D में बताया इधर, ये डॉटेड लाइन में, ये 3D में इधर है 2s का। ये 2s में बीच में ऐसा नोडल सरफेस दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? है ना, इसके अंदर एक्चुअली नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1s में ऐसा नोडल सरफेस नहीं रहता। ये नोडल सरफेस क्या है, इनके फॉर्मूले बाद में हमको है, आगे बताने वाला हूं मैं। बाउंड्री सरफेस समझ में आया? याद रहे ये सर्कल नहीं है, ये एक्चुअली स्पेयर्स है, ये न्यूक्लियस है और बाजू में स्पेयर है, लेकिन हम स्पेयर तो नहीं दिखा सकते ना यहाँ पर 2D में। वैसे ही बाउंड्री सरफेसेस ऑफ पी ऑर्बिटल ऐसे है, देखो उसमें भी टाइप्स है, px, py, pz। अब ये यहाँ पे इतने 3D में बताए, लेकिन हम निकालते वक्त डायरेक्ट निकालेंगे। देखो इधर x एक्सिस है तो ये ऐसा करके ऐसा निकालेंगे px। इनके शेप्स हमको आगे भी है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। px है, ये py है, और pz तो मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, सॉरी ये z है, देखो इधर बताए गए हैं, राइट। और ये d ऑर्बिटल के बाउंड्री सरफेसेस इधर बताए गए हैं, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी बस देख लो। और यहाँ पे ये एक दिया है एनर्जी लेवल डायग्राम, मतलब ये अभी नहीं समझेगा तुमको, बस दिया है शेल के अंदर सब शेल है, ये पहले पढ़ना पड़ेगा और फिर इनकी एनर्जीज को हम यहाँ स्टडी करेंगे। ये डायग्राम हम बाद में फिर से एक बार देखने वाले हैं, अभी बस मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत है, ये बस थ्योरी बताई है, बस थ्योरी के लेवल तक ही इसको याद रखना है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होते। कुछ सैम्पल क्वेश्चन है तो वो मैं देखूंगा भी, लूंगा भी, लेकिन नहीं होते। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं लेता हूँ, रुको। देखो एक तो क्या हो सकता है, मैंने अभी बोला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी कि साई स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको डीवी से मल्टीप्लाई करो। डीवी यानी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में ऐसा, मतलब ये इतना वॉल्यूम तुम ले लो, ये स्पेयर है एक्चुअली, हाँ, तो इसका वॉल्यूम, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कैसा लोगे तुम, प्रोबेबिलिटी इज साई स्क्वायर, इस डीवी को बस मैं बता रहा हूँ, ये छोटा सा वॉल्यूम है, ये एक्चुअली इस स्पेयर का सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये छोटी सी थिकनेस होता है। ये छोटी सी थिकनेस को हम डी आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस आर है तो ये डी आर बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन की बात है, टेंशन मत लो, डायरेक्टली समझो। इस स्पेयर, ये स्पेयर आर रेडियस का है तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये छोटी सी थिकनेस डी आर, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। तो तुमको कई बार इधर प्रोबेबिलिटी दिखेगा, तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखा हुआ दिखेगा तुमको, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एक तो ऐसा दिखेगा, और ये साई स्क्वायर इतना बड़ा लिखा हुआ दिखेगा, या फिर सिर्फ कभी कभी साई स्क्वायर भी लिखते हैं, कभी कभी सिर्फ साई स्क्वायर भी लिखते हैं, और वर्सेस आर। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कुछ कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये डी आर भी लिखना, नहीं उसने लिखना चाहिए, उसने लिखा नहीं है ठीक से, लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी, हमको बस ग्राफ के नेचर याद रखने कि ग्राफ, साई का ग्राफ अगर ऐसे जीरो लाइन के नीचे भी जाता है तो साई स्क्वायर का ग्राफ वो पॉजिटिव ही रहेगा, टच करेगा, लेकिन ये ऐसा करेगा, ठीक है। बस इतना ही।